सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ प्रतीक दुआ और आज की हम अपनी क्लास में चैप्टर 6 सिटीजनशिप जो एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी की बुक से डिस्कस करेंगे। सिटीजनशिप जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में आर्टिकल 5 to 11 में रखे गए हैं। आर्टिकल 5 to 11 आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। देखो, हमारे देश के अंदर ना, इंडिया के अंदर दो तरह के लोग रहते हैं, एक सिटीजन्स, एक एलियंस। सिटीजन वो लोग हैं जो इंडिया के नागरिक हैं, जो इंडिया के अंदर बसे रह भी रहे हैं और इंडिया की नागरिकता भी है उनके पास। और एलियंस वो लोग हैं जो इंडिया के अंदर रह रहे हैं पर उनके पास इंडिया की नागरिकता नहीं है। जैसे फॉरेनर्स हो सकते हैं, ठीक है, बाहर के देश की कोई भी, बाहर की कंट्री से कोई इंसान आता है हमारे देश में और वो रेजिडेंट रहता है हमारे देश के अंदर, रिजाइड करता है, पर उसके पास सिटीजनशिप नहीं है, सिर्फ वो निवासी है, नागरिक नहीं है, तो उसको हम एलियंस कहते हैं। अब एलियंस भी हमारे दो तरह के होते हैं, ठीक है। देखो, पहले मैं बता देता हूँ, जो सिटीज़न होते हैं ना, इंडिया के जो नागरिक होते हैं, वो ना सारी की सारी पॉलिटिकल और सिविल राइट्स को एंजॉय कर सकते हैं। पर जो एलियंस होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं, एक फ्रेंडली एलियंस, एक एनिमी एलियंस। फ्रेंडली एलियंस जो होते हैं वो हमारे उस तरह के होते हैं, जैसे कि अगर हमारे किसी देश के साथ रिलेशन अच्छे हैं तो उस देश का कोई भी नागरिक हमारे देश के अंदर आएगा तो वो हमारा फ्रेंडली एलियन है। अगर कोई इंसान जिसके ऐसे देश से है जिस देश से हमारे रिलेशन अच्छे नहीं हैं, तो अगर उस देश का कोई इंसान हमारे देश में आएगा तो वो होएगा एनिमी एलियन, ठीक है। तो अब एनिमी एलियंस जो होते हैं ना, वो थोड़ी कम राइट को एंजॉय कर सकते हैं फ्रेंडली एलियन के मुताबिक। फ्रेंडली एलियन जैसे कि मैं बताता हूँ, आर्टिकल 22 को अंदर जो राइट दी गई है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन, इस राइट को एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन को एंजॉय कर सकते हैं, पर जो हमारे एनिमी एलियंस है वो इस राइट को एंजॉय नहीं कर सकते। मतलब ये है कि अगर आपको अरेस्ट कर लिया गया है तो आप उसके ख़िलाफ़ अपना पूछ सकते हैं कि आपकी क्या गलती है और आप उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकते हैं, परंतु जो हमारे एनिमी एलियंस होते हैं वो ये राइट एंजॉय नहीं कर सकते। अब कुछ ऐसी राइट्स है जो सिर्फ सिटीज़न ही इंडिया के एंजॉय कर सकते हैं, एलियंस नहीं कर सकते, चाहे वो फ्रेंडली हो चाहे वो एनिमी हो। वो राइट्स कौन कौन सी मैं बता देता हूँ। एक राइट है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा हमारे इंडियन के नागरिकों के साथ। जो भी हमारा इंडिया का नागरिक है उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा, कहीं उसकी रेस, कास्ट के ऊपर या उसके जाति के ऊपर, धर्म के ऊपर, या उसका वो मेल है फीमेल है इसके ऊपर, या काला है गोरा है, किस जगह पे पैदा हुआ है, इस जगह इन सबको देखकर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये हमारा आर्टिकल 15 कहता है, ठीक है। आर्टिकल 16 हमारा कहता है कि भाई हम सबको ना इक्वालिटी दी जाएगी, अपॉर्चुनिटी इन द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अगर किसी इंसान को कोई काम करना है तो वो कर सकता है, अगर वो उस काम के लायक है तो वो कर सकता है। उसको किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा कि भाई तेरे को, तू लड़का है तो तू लड़की है तो तू यहाँ पे जॉब नहीं करेगी। अगर वो एलिजिबल है तो वो जॉब कर सकती है, ठीक है। तीसरी चीज़ कि आपको अपनी फ्रीडम है, कुछ भी आप अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकते हो, किसी के सामने बोल सकते हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये राइट है आपके पास, ठीक है, जो कि हमारी आर्टिकल 19 में रखी गई है। एक राइट आपके हमारे पास जो इंडिया के सिटीजन है उनके पास ये है कल्चरल एंड एजुकेशन राइट। आप अपने कल्चर के बारे में पढ़ा सकते हो, बता सकते हो लोगों को, ठीक है। ये सब राइट्स हमारे सिटीजन को दी गई है इंडिया के। एक राइट है हमारी वोट की। अगर इंडिया का जो नागरिक है उसके पास वोट का राइट है, आपके पास मत अधिकार है कि आप क्या कहते हैं, लोकसभा में वोट कर सकते हैं, ठीक है, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर वोट डाल सकते हैं। सिक्स्थ हमारी राइट है कि अगर आपको एक राइट दी जाती है कि अगर आप चाहें, अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं और आप चाहते हैं कि आप पार्लियामेंट के मेंबर बनना चाहते हैं और आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो आप मेंबर बन सकते हैं। सातवीं राइट ये दी जाती है कि भाई आप अगर चाहते हैं, अगर आप किसी भी मतलब पब्लिक ऑफिस को के अंदर पोजीशन होल्ड करना चाहते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट का ऑफिस हो गया या वाइस प्रेसिडेंट का, ठीक है, या जज जो बनना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, कहीं के भी, या गवर्नर ऑफ स्टेट बनना चाहते हैं, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट बनना चाहते हैं, तो अगर आप सिटीज़न हैं इंडिया के और आप एलिजिबल है तो आप बन सकते हैं। अगर बाहर का कोई देश का हमारे इंडिया के अंदर आके सब पोजीशन होल्ड करना चाहिए या फिर ये सब राइट्स एंजॉय करना चाहिए तो वो ये राइट्स एंजॉय नहीं कर सकता, ठीक है, सिर्फ इंडिया के सिटीज़न ही कर सकते हैं। अब ये बात कही जाती है कि भाई देखो, ये सारी राइट्स अगर हमको दी है तो इसके साथ साथ कुछ ड्यूटीज़ भी आती है। अगर आप इतनी सारी फंडामेंटल राइट्स एंजॉय कर रहे हैं तो इसके साथ साथ आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी दी जाती है। ड्यूटीज़ मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी क्या क्या होती है, थोड़ा सा मैंने आपको उसका ओवरव्यू दे दिया था। आगे वाली क्लासेस में हम उसके बारे में अच्छे से जान लेंगे, मैं आपको ओवरव्यू फिर से दे देता हूँ।
देखो ड्यूटीज़ होती है, आपको टैक्स पे करना है, आपको अपनी कंट्री की रिस्पेक्ट करनी है, आपको अपनी फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी है, नेशनल फ्लैग की, आपको अपने नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है, ये सब चीज़ों की रिस्पेक्ट करनी होती है। बाकी मैं आपको आगे वाली क्लासेस में फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमारा चैप्टर है वो पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा, उसमें हम पढ़ लेंगे क्या होता है। अभी बस ओवरव्यू दे दिया मैंने आपको। अब एक चीज़ और कही जाती है, इंडिया के अंदर जो इंसान पैदा होगा ना, वही इंसान एलिजिबल होगा प्रेसिडेंट के ऑफिस को होल्ड करने का। मतलब इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट वही बन सकता है जो इंडिया के अंदर जन्म लेता है, ठीक है, कोई एलियन नहीं बन सकता। पर यूएसए में क्या है, यूएसए के अंदर क्या होता है, सिटीज़न सिर्फ वही बन सकता है, सिटीज़न सिर्फ वही बन सकता है जो बर्थ से होता है, नेचुरलाइज सिटीज़न जो होता है वो नहीं बन सकता। पर इंडिया के अंदर क्या है, नेचुरलाइज सिटीज़न भी बन सकते हैं। सॉरी, इंडिया के अंदर बर्थ से अगर कोई इंसान पैदा होता है ना, तो वो तो प्रेसिडेंट बन सकता है। पर अगर कोई नेचुरलाइज तरीके से हमारे इंडिया का सिटीज़न बना है तो वो भी प्रेसिडेंट बन सकता है इंडिया का। पर यूएसए में ऐसा नहीं है, यूएसए के अंदर जो यूएसए के अंदर पैदा होगा सिर्फ वही बन सकता है वहाँ का प्रेसिडेंट। अब हम पढ़ लेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न मतलब हमारे डील करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविज़न है जिसके अंदर सिटीजनशिप के बारे में बात होती है, वो हमारे पार्ट 2 में बात होती है सिटीजनशिप के बारे में, जो हमारे आर्टिकल 5 to 11 में डील करते हैं। अब बढ़ते हैं अपने आर्टिकल 5 to 11 को देख लेते हैं क्या होता है। अगर आप किसी भी एक चीज़ को फॉलो करते हो, किसी भी एक आर्टिकल को फुलफ़िल करते हो तो आप इंडिया के सिटीज़न बन सकते हो। पहला हमारा आर्टिकल जो है वो है आर्टिकल 5। वो ये कहता है कि अगर आप जो हो इंडिया के अंदर रह रहे हो, ठीक है, डोमिसाइल हो, इंडिया के अंदर रह रहे हो, ठीक है, और आप इंडिया में रह रहे हो पर आपको सिटीजनशिप चाहिए इंडिया की, तो आपको इन तीनों में से कोई एक काम करना होगा, तीनों में से कोई एक चीज़ फुलफ़िल करनी होगी, जब आप इंडिया के सिटीजन बन सकते हो। पहली चीज़ ये कहते हैं कि अगर आप इंडिया के अंदर पैदा हुए हो तो आप इंडिया के सिटीजन बन सकते हो। दूसरी बात ये कहते हैं अगर आपके पेरेंट्स में से कोई भी, मदर या फादर में से कोई भी इंडिया में पैदा हुआ है तो आप इंडिया के सिटीजन बन सकते हैं। तीसरी बात ये कही जाती है कि अगर आप इंडिया के अंदर रह रहे हैं उस टाइम से जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बन के आया था 26 जनवरी 1950 को, उसके 5 साल पहले से अगर आप इंडिया के अंदर रह रहे हैं तो आप इंडिया के सिटीज़न कहलाओगे, ठीक है, ये चीज़ कही गई। अब दूसरी बात हमारी इसके अंदर, ये तो पहला पॉइंट हो गया कि आप इंडिया के सिटीजन कैसे बन सकते हो। पहले पॉइंट जो थे हमारे 3 पॉइंट्स के अंदर 3 चीज़ें लिखी हुई थी उसमें कि तीनों में से कोई एक चीज़ फुलफ़िल करनी है। अब दूसरा पॉइंट हमारा ये कहता है कि अगर आप बाहर से माइग्रेट होके आए हो, पाकिस्तान से माइग्रेट होके इंडिया आए हो और आप इंडिया के सिटीज़न बनना चाहते हो, ठीक है, तो फिर 2 चीज़ें होनी चाहिए, या तो आपके पेरेंट्स में से कोई एक, या तो आपके पेरेंट्स में से या ग्रैंड पेरेंट में से कोई एक जो है इंडिया में पैदा हुआ हो, ठीक है, आपके पेरेंट्स में से या फिर ग्रैंड पेरेंट में कोई भी एक इंसान इंडिया में पैदा हुआ होना चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये कहता है कि भाई अगर आप इंडिया के सिटीज़न बनना चाहते हैं और आप माइग्रेट कर रहे हैं क्या कहते हैं जुलाई 1948 से पहले, तो आपका माइग्रेशन जो है ना वो क्या कहते हैं लीगल माना जाएगा, लीगल, आपको इंडिया के सिटीज़न बनने के आप काबिल होंगे जब। पर अगर आप 19 जुलाई 1948 के बाद इंडिया के अंदर आते हैं तो आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा इंडिया के सिटीज़न के फॉर्म में, आपको एप्लीकेशन रजिस्टर्ड करनी पड़ेगी। उसके बाद जिस दिन आप एप्लीकेशन रजिस्टर्ड करेंगे उसके बाद आपको 6 महीने तक इंडिया के अंदर रहना पड़ेगा। जिस दिन आपकी एप्लीकेशन रजिस्टर्ड होगी उसके बाद आपको 6 महीने तक इंडिया के अंदर रहना पड़ेगा। तीसरी बात हमारी ये कहता है, तीसरा जो पॉइंट है वो ये कहता है अगर आप पाकिस्तान से माइग्रेट हुए हैं इंडिया के अंदर 1 मार्च 1947 के बाद, मतलब आप पहले इंडिया में थे, ठीक है, पर जब बंटवारा हुआ तो आप पाकिस्तान में चले गए, पर आप माइग्रेट होकर मतलब अपने इंडिया के अंदर वापस आए हो, दोबारा से रिटर्न आए हैं इंडिया के अंदर, तो 1 मार्च 1947 के बाद तो आप इंडिया के सिटीज़न बन सकते हो, ठीक है। पर उस इंडिया के सिटीज़न बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन रजिस्टर्ड करनी पड़ेगी सिटीजनशिप की और 6 महीने तक इंडिया के अंदर रहना पड़ेगा, जब आप इंडिया के सिटीज़न कहलाएंगे। चौथी बात हमारी ये कही गई कि भाई देखो अगर कोई इंसान, ठीक है, या फिर उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया के अंदर बोर्न हुए हैं अनडिवाइडेड इंडिया में, अनडिवाइडेड इंडिया बात करता है जब हमारा इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश इंडिया का ही पार्ट था, उस समय अगर आप या आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स या नाना नानी में से कोई भी हमारे इंडिया के अंदर जन्म ले चुका है या फिर जन्म लिया है जिसने भी, या पैदा हुआ है कोई उस समय में, तो और आप इंडिया के बाहर रहते हैं तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए, तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है, पर आपको अपने वहाँ पे अपने जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ पर किसी इंडिया के डिप्लोमेटिक या काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया से मतलब कि अपनी एप्लीकेशन को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा अपने ही कंट्री के अंदर जहाँ पे आप रह रहे हो उसी जगह पर ये काम होना चाहिए, जब भी आप इंडिया के सिटीज़न बन सकते हैं। अगर
इंडिया के सिटीजन बनना चाहते हैं तो आपके पेरेंट्स या आप या आपके दादा नानी में से कोई इंडिया में पैदा हुआ होना चाहिए अगर आप इंडिया से बाहर रह रहे हैं, ठीक है। और अगर आप इंडिया के सिटीजन बनना चाहते हैं तो आपको एक एप्लीकेशन रजिस्टर्ड करवानी पड़ेगी इंडिया के काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव से अपनी ही कंट्री में, जब भी जाकर आप इंडिया के सिटीजन बन सकते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो ये कहता है कि अगर किसी इंसान को इंडिया का सिटीज़न बनना है तो पहली बात तो ये उसके पास किसी और कंट्री की सिटीजनशिप नहीं होनी चाहिए। अगर वो इंडिया का सिटीज़न बनना चाहता है तो उसको अपनी फॉरेन स्टेट की किसी भी कंट्री की सिटीजनशिप नहीं होनी चाहिए उसके पास। दूसरी बात ये कहता है कि अगर कोई इंसान इंडिया का सिटीज़न बनता है तो उसको सारे के सारे लॉस और सब कुछ मानना पड़ेगा इंडिया का। अगर कोई सिटीज़न बन गया हमारा इंडिया का और सिटीजनशिप उसे मिल गई है तो उसको सारे के सारे लॉस और जितने भी कानून हैं हमारे उन सबको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगली हमारी चीज़ ये कहता है कि भाई देखो, जिस दिन तुम इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर करोगे ना, अगर पार्लियामेंट शॉल हैव द पावर टू मेक एनी प्रोविज़न विद रिस्पेक्ट टू एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप एंड ऑल मैटर रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। तीसरी बात ये कहता है पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी तरह का सिटीजनशिप के अंदर चेंजेस ला सकता है और सिटीजनशिप के अंदर जो भी उसको करना है, मतलब पार्लियामेंट के पास ही सारी पावर है सिटीजनशिप के एक्ट की। जो भी सिटीजनशिप अब आगे आएगा वो सारी पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। पावर सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी डिसीजन कौन लेगा? पार्लियामेंट ही लेगा। ये हमारा आर्टिकल, ये जो हमारा आर्टिकल है ये इससे बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 11। अब हमारा जो है भाई, हम किस तरह से इंडिया की सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं, उसके कुछ तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि भाई देखो, बाय बर्थ, अगर आप इंडिया के अंदर पैदा हुए हैं, ठीक है। ये बात हमारी किस में कही गई थी? सिटीजनशिप एक्ट 1955 जब आया था ना, तब ये कही गई थी कि अगर आपको इंडिया की सिटीजनशिप को एक्वायर करना है तो आप किस तरीक़ों से आप एक्वायर कर सकते हैं। पहला तरीका है बर्थ से। अगर आप इंडिया के अंदर पैदा हुए हैं 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 के बीच में, तो आप इंडिया के सिटीजनशिप कहलाएंगे, ठीक है। या फिर आपके पेरेंट्स जो हैं इस समय पैदा हुए हैं, या कोई भी इंसान इस समय पैदा हुआ है ना 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच में, तो आप इंडिया के सिटीजन कहलाएंगे। इंडिया के अंदर ही पैदा होना है, बाहर की स्टेट में नहीं। दूसरी चीज़ इसमें ये कही गई कि अगर कोई भी इंसान देखो 1 जुलाई 1987 के बाद इंडिया में पैदा होता है तो उसका पेरेंट्स में से कोई भी एक, या तो मदर या फादर, इंडिया के अंदर सिटीजन होना चाहिए उसके बर्थ के टाइम पे, जब भी वो इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है। तीसरी बात ये कही गई कि अगर कोई इंसान 3 दिसंबर 2004 के बाद इंडिया के अंदर जन्म लेता है तो वो इंडिया का सिटीज़न जब भी कहलाएगा जब उसके पेरेंट्स दोनों के दोनों इंडिया के सिटीज़न होंगे उसके बर्थ के टाइम पे। इतनी सी बात थी ये। बाय बर्थ से ऐसे इंसान सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकता है। दूसरी चीज़ है बाय डेसेंट। डेसेंट मतलब उसके फादर, अगर कोई फादर या मदर या पेरेंट्स को कहते हैं, ठीक है। अगर कोई इंसान पैदा होता है इंडिया के अंदर, ठीक है, कब पैदा होता है? 26 जनवरी 1950 को, या फिर 26 जनवरी 1950 के बाद पैदा होता है, और 10 दिसंबर 1992 से पहले पैदा होता है। मतलब 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 के बीच में अगर कोई इंसान पैदा होता है, ठीक है, तो वो इंडिया का सिटीज़न बन सकता है अगर उसके फादर जो हैं उसके बर्थ के टाइम पर इंडिया के सिटीज़न हैं। उसके पापा जो हैं या फादर जिसको हम कहते हैं, उसके पिताजी के पास अगर इंडिया की सिटीजनशिप है उसके अपने बेटे के पैदा होने के टाइम पे, तो वो इंडिया का सिटीज़न बन सकता है। दूसरी चीज़ ये कही गई कि अगर कोई इंसान पैदा होता है इंडिया के बाहर, ठीक है, 10 दिसंबर 1992, ये मैं बाहर की बात बता रहा हूँ डिसेंट में। अगर कोई इंसान इंडिया के बाहर पैदा होता है 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 तक के बीच में, तो अगर वो पैदा होता है पर उसके पापा के पास या पेरेंट्स के फादर के पास इंडिया की सिटीजनशिप है, तो वो उसके बर्थ के टाइम पे तो उसका बेटा भी इंडिया का सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है। दूसरी बात ये कही गई कि अगर कोई इंसान जो है इंडिया के बाहर पैदा होता है 10 दिसंबर 1992 के बाद, तो इंडिया का सिटीजन बन सकता है अगर उसके किसी भी एक पेरेंट्स में से, मम्मी या पापा में से, मदर या फादर में से कोई एक इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए उसके पैदा होने के टाइम पर। तो तीसरी बात ये कहेगी कि दिसंबर 3, 2004 के बाद अगर कोई इंसान इंडिया के बाहर पैदा होता है तो वो इंडिया का सिटीज़न जब भी कहलाएगा जब उसके दोनों के दोनों पेरेंट्स जो हैं इंडिया के सिटीज़न होंगे उसके पैदा होने के टाइम पर। या फिर उसको अगर नहीं होंगे उसके पेरेंट्स सिटीज़न, तो उसको क्या करना पड़ेगा?
तो उसको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, उसको अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, एप्लीकेशन रजिस्टर करानी पड़ेगी। इंडिया की सिटीजनशिप अगर वो चाहता है उसके बच्चे को मिले तो उसे अपने बच्चे के लिए एप्लीकेशन रजिस्टर्ड करवानी पड़ेगी, जिसके अंदर ये होगा कि भाई जब बच्चा पैदा हुआ है उसके जब तक वो 1 साल का नहीं होता उस टाइम के बीच में उसको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, जब भी उसका बच्चा जो होगा इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है। अब तीसरी बात कही गई बाय रजिस्ट्रेशन के थ्रू भी इंडिया की सिटीजनशिप को एक्वायर किया जा सकता है। मान लो अगर कोई इंसान इंडिया का सिटीज़न नहीं है, ठीक है, पर वो इंडिया का सिटीज़न बनना चाहता है, तो वो कैसे कर सकता है? पहली बात तो ये है कि वो इंसान इंडिया के ओरिजिन का होना चाहिए। ओरिजिन का मतलब उसके ग्रैंडफादर या मदर फादर कोई ना कोई तो इंडिया से होना चाहिए, और वो बंदा इंडिया के अंदर रहता होना चाहिए, ठीक है, रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया का 7 साल के लिए। अगर कोई इंसान इंडिया की सिटीजनशिप चाहता है तो वो इंडिया के ओरिजिन से होना चाहिए, ठीक है, और वो 7 साल तक इंडिया के अंदर रह रहा हो। जिस दिन वो अपनी एप्लीकेशन डाले उससे पहले 7 साल उसे इंडिया के अंदर रहना पड़ेगा। दूसरी बात ये कहेगी कि अगर कोई इंसान इंडिया के ओरिजिन से है, ठीक है, और वो रिज़ाइड कर रहा है किसी और कंट्री में, ठीक है, और उसको इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए तो उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है। तीसरी बात ये कहेगी कि अगर कोई इंसान इंडिया के अंदर आके इंडिया में किसी से मैरिज करे, शादी करे, ठीक है, तो उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी, और उसको 7 साल तक इंडिया में रहना पड़ेगा। जिस दिन वो एप्लीकेशन डालेगा उससे पहले उसे 7 साल तक इंडिया में रहना पड़ेगा। चौथी चीज़ ये कही गई कि अगर कोई बच्चा माइनर चिल्ड्रन जो 18 साल से कम उम्र का है उसको अगर इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए तो उसके पेरेंट्स के थ्रू उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है। पांचवी बात ये कही गई कि अगर जो इंसान अगर फुल एज का है, अपनी कैपेसिटी का है, सब कुछ समझ सकता है और अपनी पूरी एज का है, ठीक है, तो उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है अगर उसके पेरेंट्स जो हैं इंडिया से हों और वो रजिस्टर्ड कर दे सिटीजनशिप के लिए, इंडिया में एप्लीकेशन को रजिस्टर्ड कर दे। एक 6th बात हमारी ये कही गई कि अगर कोई इंसान पूरी एज का है, पूरी कैपेसिटी का है, सब कुछ समझ सकता है, तो या तो उसके किसी एक पेरेंट में से, या तो मदर में से या फादर में से कोई भी एक इंसान सिटीजन होना चाहिए इंडिपेंडेंट इंडिया का। जब इंडिया हमारा आज़ाद हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था, जब उस समय उसके पेरेंट्स में से कोई भी एक इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, या पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर, उनमें से कोई ना कोई इंडिया का सिटीजन होना चाहिए इंडिपेंडेंस के टाइम पे, ठीक है। और वो बंदे को अगर सिटीजनशिप चाहिए तो दूसरी चीज़ एक और होनी चाहिए कि उस बंदे को 12 महीने तक इंडिया के अंदर रहना पड़ेगा। जिस दिन वो एप्लीकेशन डालेगा उससे पहले 12 महीनों से इंडिया में रहना पड़ेगा, जब भी जाके उसको रजिस्टर्ड किया जाएगा एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। एक बात ये कही गई कि अगर कोई इंसान अपनी पूरी एज का है, कैपेसिटी का है, तो उसको इंडिया का सिटीजन बना दिया जाएगा, पर उसके लिए एक कंडीशन होगी। इंडिया का सिटीजन उससे जब भी बनाया जाएगा जब वो ओवरसीज़ कार होल्डर करता है, ओवरसीज़ का कार्ड को होल्ड करता है। ओवरसीज़ कार्ड होल्डर ऑफ सिटीजन को अगर होल्ड करता है इंडिया के अंदर 12 महीने के लिए, जिस दिन वो एप्लीकेशन डालेगा उससे पहले 12 महीने तक वो इंडिया के अंदर रिसाइड करेगा और ओवरसीज़ के कार्ड को होल्ड करता है, तो वो इंडिया का सिटीजन कहलाएगा। तो इतना ही आज के हम क्लास में पढ़ेंगे। आप बाकी के अगले जो कुछ तरीके हो रहे हैं कि इंडिया के सिटीजनशिप को एक्वायर करने के, वो हम अपनी अगली क्लास में देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये क्लास अच्छी लग रही होगी, पसंद आ रही होगी। तो आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।